वो आखिरी बॉस अचानक से सामने आ गया और बस कुछ ही सेकंड्स में उसने इंसानियत के सबसे मजबूत और एलीट फाइटर्स को पल भर में ख़त्म कर दिया। चारों तरफ से घिरने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर एमसी ने अपनी किस्मत को मान लिया था कि अब उसका अंत तय है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी वो खूंखार मॉन्स्टर उसे घूरता है और बहुत ही प्यार से कहता है, डैडी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो मॉन्स्टर उसे निगल जाता है। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को 10 साल पीछे अतीत में पाता है। और सिर्फ यही नहीं, वो सिस्टम की सबसे अजीब और रहस्यमयी हिडन क्लास, गार्जियन ऑफ फियर को भी अवेकन कर चुका है। पहले वो सिर्फ एक बिना क्लास वाला कमज़ोर लड़का था, जिसे लोग सिर्फ मॉन्स्टर्स का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर अब वो तबाही जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, वो उसकी प्यारी सी छोटी पेट डॉटर बन चुकी है। एक ऐसा अनबीटेबल बॉस जो अब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। वो सिस्टम के सारे रूल्स को तोड़ रहा है, भयानक बुरे सपनों को एक साथ मिलाकर एक कर रहा है और दूसरी दुनिया के खतरनाक बीस्ट्स की अपनी एक पूरी आर्मी बना रहा है। जिन लोगों ने अतीत में उसका मजाक उड़ाया था और उसे बेइज्जत किया था, अब उन्हें पता चलने वाला है कि असली खौफ आखिर होता क्या है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहां हम अपने एमसी को डर के मारे पसीने से भीगा हुआ देखते हैं। उसके चेहरे का वो डर ही बता रहा है कि शुरुआत से ही हालात कितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं और मुश्किलें तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं। हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चारों तरफ से उन लोगों की लाशों से घिरा हुआ है जिन्हें अभी अभी बेरहमी से मार दिया गया है। इस भयानक और अफरा तफरी वाले सीन में हमारी मुलाकात होती है हमारे एमसी अमिक लियो से, जो एक रूकी प्लेयर है और जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी की पूरी पार्टी का सफाया हो चुका है और वो हमें बताना चाहता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पर इससे पहले कि वो कुछ भी एक्सप्लेन कर पाए, उसे अपने चेहरे के सामने बार बार पॉपअप हो रही इन अजीब सी सिस्टम स्क्रीन्स को समझना होगा, जो किसी बहुत बड़े खतरे का अलर्ट लग रही हैं। हमारे हीरो को अच्छे से पता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये स्क्रीन इतनी तेज़ी से फ्लैश क्यों कर रही है। ये कोई एक या दो वार्निंग्स नहीं थीं, बल्कि सैकड़ों वार्निंग्स एक साथ आ रही थीं। सच में ये बहुत डरावना था। और फिर हमें पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। उसके ठीक सामने एक बेहद ही अजीब सा क्रिएचर आ खड़ा हुआ था, परछाई जैसी दिखने वाली एक औरत, जिसका फिगर एकदम किलर था और उसके बहुत सारे हाथ थे। सिस्टम के हिसाब से अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इस भयानक मुसीबत में अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। हालात को और भी ज्यादा डरावना बनाते हुए, सिस्टम उस क्रिएचर की प्रजाति या उसका लेवल तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हर एक चीज पर बस अननोन लिखा आ रहा था। एक बात तो पक्की थी, ये क्रिएचर हद से ज्यादा अजीब और खौफनाक थी, पर कम से कम उसकी वो मोतियों जैसे सफेद दांतों वाली कोलगेट स्माइल एकदम परफेक्ट लग रही थी। पर थोड़ा रुकिए दोस्तों, क्योंकि अब बारी है इस पूरी कहानी को समझने की। असल में करीब 10 साल पहले पैराडाइज हेवन नाम के एक गेम ने हमारी असल दुनिया की रियलिटी को ही ग्लिच कर दिया था और उस भयंकर घटना की वजह से हर जगह अचानक से डंजियंस और खूंखार मॉन्स्टर्स पैदा होने लगे और जो लोग इस तबाही में बच गए, उन्हें प्लेयर्स का टाइटल दे दिया गया। आप तो जानते ही हैं, ये वही क्लासिक कहानी है जो हम सबने पहले भी कई बार सुनी है। इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए कहानी को कुछ घंटे पीछे रिवाइंड करते हैं। अगर सही से कहूँ तो ठीक 2 घंटे पीछे। हम एक पूरी तरह से तबाह हो चुके इलाके में हैं, जिसे अनइनहैबिटेबल जोन कहा जाता है। वहाँ एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का बाकी प्लेयर्स पर बुरी तरह से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि अगर वो ऐसे ही काम चोरी करते रहे तो किसी को भी उनका बोनस नहीं मिलेगा। लियो की तरफ मुड़ते हुए यही लड़का उसे भी अपनी स्पीड बढ़ाने और जल्दी आगे बढ़ने को कहता है। हमारा एमसी, जो पहले से ही पसीने से तरबतर हो रखा था, डरते हुए बस इतना ही कह पाता है, यस सर। इसी बीच पीछे खड़े दो प्लेयर्स आपस में बात करते हैं कि आखिर लियो जैसा एक बिना क्लास वाला लड़का उनकी इस एलीट पार्टी में क्या कर रहा है। तभी दूसरा प्लेयर उसे समझाता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इस खतरनाक इलाके से बचकर निकलने में एक एक्सपर्ट है। अपने चेहरे पर एक
उदास और परेशान सा लुक लिए अमिक लियो अपने चश्मे को एडजस्ट करता है और मन ही मन सोचता है कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन सच में कितनी बड़ी सिरदर्द है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि वो लोग इस वक्त एक बेहद यूनिक लेवल बी डंजन में हैं, जो अचानक से शहर के एक हॉस्पिटल में अपीयर हुआ था और आज तक कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया है। इत्तेफाक से हमारा एमसी ठीक उसी इलाके में मौजूद था जब ये सब तबाही शुरू हुई थी। वो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया था और उसी दौरान वो एक प्लेयर के रूप में अवेकन भी हो गया था। और क्योंकि वो इस जगह के चप्पे चप्पे को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो इस टीम का एक तरह से गाइड बन गया है। उसकी इस एक्सप्लेनेशन के ख़त्म होते ही हम एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो अपना काम अच्छे से पूरा करने की खुशी मना रहा है। वो पीछे खड़ा लड़का लूका है, जो एक रैंक बी जूरिस्ट है। वो अपनी टीम के हर एक मेंबर को बधाई देता है और उन्हें आगे एक्सप्लोर करते रहने का आर्डर देता है। अमिक के पास आते हुए ये लूका नाम का लड़का उससे करंट स्टेटस की अपडेट मांगता है और हमारा बेचारा एमसी उसे कंफर्म करता है कि वो लोग एकदम सही पोजीशन पर हैं। शहर के मैप को ध्यान से एनालाइज करते हुए वो लूका को समझाता है कि सेंटर और आउटस्कर्ट्स के बीच का जो इलाका है वो कमज़ोर मॉन्स्टर्स और बहुत सारे रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जो उनकी टीम के लिए सबसे बेस्ट और सेफ जगह है। पर यह बात सुनकर लूका तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो लोग सीधे सेंट्रल एरिया में जाएंगे और इस डंजन को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। ये सुनते ही एमसी घबरा जाता है और तुरंत इस आइडिया को मना कर देता है। उसे लगता है कि लूका पक्का मजाक कर रहा है। वो हैरान होकर सोचता है कि क्या ये लड़का सच में सीरियस है। आखिरकार वो इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। अपनी बची खुची पेशेंस खोते हुए वो ब्लॉन्ड बालों वाला लूका गुस्से में अमिक को आगे बढ़कर रास्ता दिखाने के लिए कहता है। हमारा एमसी उसे रोकने के लिए बहुत आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर वो घमंडी लड़का ही उस टीम का बॉस था। आखिरी बार हार ना मानते हुए अमिक चिल्लाकर उसे समझाता है कि ये कोई नॉर्मल रैंक बी डंजन नहीं है और 10 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो लोग किसी भी कीमत पर इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें थोड़ा आराम से आगे बढ़ना चाहिए, पहले रिसोर्सेज और डेटा जमा करना चाहिए और कुछ मॉन्स्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। लेकिन अचानक कोई चीज़ हवा में उड़ती हुई सीधे एमसी की तरफ आती है। ओह नो! ऐसा लगता है जैसे लूका को उसका ये सजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने पलक झपकते ही उस बेचारे लड़के को उसकी गर्दन से दबोच लिया है और बिना किसी मेहनत के वो हमारे कमज़ोर से एमसी को हवा में उठा लेता है। एक बहुत ही डरावनी और धमकी भरी आवाज़ में लूका उससे कहता है कि वो यहाँ इस डंजन को क्लियर करने आया है, तो बेहतर होगा कि एमसी अपना मुंह बंद रखे और चुपचाप अपना काम करे। सीधे शब्दों में कहूँ तो बस आगे चलकर उन्हें रास्ता दिखाए, क्योंकि आखिरकार उसकी औकात सिर्फ एक बिना क्लास वाले लूजर की ही है। सांस लेने के लिए बुरी तरह से तड़पते हुए हमारा एमसी कांपती आवाज में उससे माफी मांगता है। इसके बाद लूका उस लड़के को जमीन पर जोर से पटक देता है और उसे ये एकदम साफ कर देता है कि उसे इस टीम में सिर्फ उसके एस्केप एक्सपर्ट होने की वजह से रखा गया है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। बात को और ज़्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए हमारा एमसी सहमे हुए लहजे में कहता है कि ठीक है, वो टीम को सेंट्रल एरिया तक गाइड कर देगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपनी जान दांव पर लगा दे। उसका असली प्लान तो यही था कि जैसे ही पहला मौका मिलेगा वो वहां से खिसक लेगा। पर शायद लूका ने उसके मन की बात पढ़ ली थी, क्योंकि उस जालिम ने अपनी चमचमाती हुई तलवार सीधे हमारे एमसी के चेहरे के सामने तान दी। अपनी खौफनाक और डरावनी आंखों से घूरते हुए वो अमिक से पूछता है कि क्या वो दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहा है। वो उसे धमकी देता है कि वो चुपचाप सही से रास्ता दिखाए, क्योंकि वैसे भी वो किसी और काम का तो है नहीं। बुरी तरह से डरा हुआ एमसी उसी पल उसकी बात मान लेता है। उसे अंदर ही अंदर ये मानना पड़ता है कि ये हालात उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। पर चलो, कम से कम लूका अपनी तलवार तो वापस म्यान में रख लेता है। अपने चेहरे पर एक अजीब सी नफरत लिए वो बिगड़ैल ब्लॉन्ड लड़का शिकायत करता है कि उसे एमसी जैसे कमज़ोर इंसान पर अपने हाथ गंदे करने पड़े। वहीं दूसरी तरफ अमिक अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है और बस वहां से भाग निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा है। और हालात को और भी ज़्यादा बुरा बनाने के लिए दूर खड़ा एक दूसरा प्लेयर ताना मारता है
कि एक बिना क्लास वाले लड़के को एक रैंक बी प्लेयर के सामने जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो पूरी टीम शहर के बीचों बीच पहुंच जाती है और वहां का नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। सब कुछ बस खंडहर में बदल चुका था। चारों तरफ नज़र घुमाते हुए लूका बड़ी ही लापरवाही से कहता है कि उसे यहाँ कुछ खास अलग तो नहीं लग रहा, बस तबाही थोड़ी ज्यादा है, बाकी सब तो पहले जैसा ही है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि ये ब्लॉन्ड लड़का सच में एक नंबर का बेवकूफ़ है। ये पूरा का पूरा इलाका मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा घोंसला है और उसने तय कर लिया है कि जैसे ही यहाँ तबाही शुरू होगी वो अपनी जान बचाकर वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जैसे ही उसने तबाही के बारे में सोचा वो खौफनाक जीव उनके सामने आ ही गए। अचानक से जाने कहाँ से एक रैंक बी मॉन्स्टर उनके सामने आ टपकता है। असल में वो सिर्फ एक नहीं था, बल्कि बहुत सारे थे, और वो सभी के सभी रैंक बी मॉन्स्टर्स थे। अपने चेहरे पर एक ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल लाते हुए लूका अपनी पूरी टीम को शांत रहने के लिए कहता है। वो बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहता है कि उसका सिर्फ एक हमला ही इन सभी को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। और फिर एक फ्लैम थ्रोवर की तरह आग उगलते हुए वो जूरिस्ट उस पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स की भीड़ पर एक साथ जोरदार हमला कर देता है। ये सब देखकर अमिक एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह जाता है। ये खतरनाक सीन हमारे लड़के को अंदर से थोड़ा उदास कर देता है और वो सोचने लगता है कि काश काश वो भी इतना ही ताकतवर होता। लेकिन अचानक कोई चीज़ उसका ध्यान भटका देती है और उसे इस ख्याली दुनिया से बाहर खींच लाती है। उसकी डिटेक्शन स्किल अचानक से बीप करने लगी थी, मानो वो किसी बहुत बड़े खतरे पर रिएक्ट कर रही हो। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स लगातार उनके और भी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, और वो भी बहुत तेजी से। और बुरी तरह से घबराया हुआ वो भागकर लूका के पास जाता है ताकि उसे वार्निंग दे सके कि उसने किसी बहुत ही विशाल और खतरनाक चीज को तेजी से उनकी तरफ आते हुए डिटेक्ट किया है, और बेहतर होगा कि वो सब तुरंत यहाँ से भाग निकलें। पर हमेशा की तरह वो बदतमीज ब्लॉन्ड लड़का एमसी का मजाक उड़ाते हुए उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है कि एक बिना क्लास वाले लूजर के पास कोई डिटेक्शन स्किल कैसे हो सकती है। लेकिन लूका के चेहरे से वो घमंडी मुस्कान मिटाने के लिए ठीक उसी पल उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से फटने लगती है। तुरंत ही पूरी की पूरी टीम बुरी तरह से घबरा जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि जमीन सच में टूट रही है और कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत उनके सिर पर आ चुकी है। हमारा एमसी भी ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था। उसे पता तो था कि कुछ खतरनाक आने वाला है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो चीज़ आखिर है क्या। लेकिन बदकिस्मती से अब बहुत देर हो चुकी थी। वहां खड़े सभी लोग अचानक से हवा में उछल जाते हैं, या फिर यूं कहूं कि सीधे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इस भयानक गिरावट के बीच में वो जालिम लूका हमारे एमसी को कसकर पकड़ लेता है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि उसी ने उन सबको जानबूझकर इस चाल में फंसाया है। इसी बीच कुछ प्लेयर्स को उस उड़ती हुई धूल के गुब्बार में एक बहुत ही खौफनाक और काले रंग का क्रिएचर दिखाई देता है। अचानक से एमसी को एक और बड़ा झटका लगता है। उसकी डिटेक्शन स्किल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अगर उसका सेंसर ही काम नहीं कर रहा है तो इस दुनिया में आखिर ये हो क्या रहा है। आखिरकार वो ब्लॉन्ड लड़का एमसी को छोड़ देता है और उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है कि ये जो भी चीज़ है काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो कहता है कि अभी के लिए वो अपना पूरा फोकस इस क्रिएचर पर रखेगा, पर वो इस लड़के को बाद में सबक सिखाना भूला नहीं है। उस घनी धूल के बीच में से खरोंचों और निशानों से भरा हुआ एक अजीब सा हाथ ऊपर उठने लगता है, और फिर वो सबसे रहस्यमयी और डरावना क्रिएचर जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था आखिरकार उनके सामने आ ही जाता है, और वो उन सभी इंसानों को अपने साथ एक खेल खेलने के लिए इनवाइट करता है। थोड़ी दूरी से लूका चिल्लाकर कहता है कि यही इस डंजन का असली बॉस है और अब उनका फाइनल मिशन शुरू होने वाला है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो बिल्कुल सही था। अचानक एक सिस्टम स्क्रीन हवा में चमकने लगती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनका मिशन बहुत सिंपल है। एक दिए गए समय के अंदर इस अनजान खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, और इसके बदले उन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी खजाना मिलेगा। सिस्टम की ये बात सुनते ही लूका बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। एक बहुत ही पागल और डरावनी मुस्कान के साथ वो चिल्लाता है कि वो यहाँ हर एक चीज को तब तक जलाएगा
जब तक कि वो पूरी तरह से राख में ना बदल जाए। ज़मीन पर बेबस पड़ा हमारा एमसी बस ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जब लूका का वो खौफनाक हमला आखिरकार रुकता है तो वो क्रिएचर उन लपटों के बीच में से अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सारे प्लेयर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक लूका सबको अलर्ट रहने और अपनी गार्ड बनाए रखने के लिए कहता है, तब तक वो खौफनाक क्रिएचर चुपके से बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अपने पीछे एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी मौजूदगी महसूस करते हुए वो ब्लॉन्ड लड़का धीरे धीरे अपना सिर घुमाने की कोशिश करता है। पर मेरे दोस्त, अब बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत अचानक से पागलपन में हर तरफ जोरदार लातें और मुक्के बरसाना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि वो सब बहुत ही शरारती लड़के हैं। वो पूरी टीम पर एक साथ टूट पड़ती है। हालांकि प्लेयर्स भी पलटवार करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर सच कहूं तो उनका कोई भी हमला उस क्रिएचर के सामने टिक नहीं पाता। बड़ी ही आसानी से वो उनमें से ज्यादातर प्लेयर्स को एक झटके में दबोच लेती है, मानो वो अपनी किसी बहुत बड़ी दावत की तैयारी कर रही हो। मेरा मतलब है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो उन्हें अपना शिकार बनाने वाली है, पर असल में वो उन सभी को पूरी ताकत के साथ दूर दीवार पर जोर से दे मारती है। उस अजीब सी औरत के लिए ये सब कोई जानलेवा जंग नहीं, बल्कि बस एक खेल और मजाक था। वो हंसते हुए कहती है कि काफी लंबा वक्त बीत गया है जब उसे किसी खेल में इतना ज्यादा मजा आया हो। जमीन पर पड़ा हुआ हमारा एमसी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उस भयानक क्रिएचर ने पहले ही लगभग हर किसी को खत्म कर दिया था। वो घबराते हुए अपनी इन्फो स्क्रीन खोलने की कोशिश करता है, पर वहां उसे उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। उसकी प्रजाति, उसका लेवल और उसकी ताकतें, सब कुछ अभी भी अननोन था। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो पागल औरत जमीन पर पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारती है। उस मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयानक था कि हमारा एमसी हवा में उड़ता हुआ सीधा एक दीवार से जा टकराता है। मलबे के बीच फंसा हुआ वो बेचारा लड़का ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो चोट सच में बहुत गहरी थी। वो खौफनाक क्रिएचर अब उन सभी प्लेयर्स की लाशों के ऊपर खड़ी थी और तभी एमसी की जान हलक में आ जाती है जब वो औरत सीधे उसी की तरफ देखने लगती है। अपनी उंगली को चाटते हुए वो कहती है कि उसे किसी बहुत ही जानी पहचानी चीज की महक आ रही है। हमारा एमसी डर के मारे अंदर ही अंदर कांप रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि प्लीज मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। और फिर वो क्रिएचर उसके और भी करीब आ जाती है और बहुत ही प्यार से एमसी को डैडी कहकर बुलाती है। वो पूछती है कि क्या सच में ये वही है। ये सवाल सुनते ही हमारा बेचारा लड़का पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। मतलब, क्या उसने सच में अभी उसे डैडी कहा? उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि उसकी इतनी बड़ी कोई बेटी हो, जब तक कि पिछले शनिवार बाथरूम में किए गए उसके उस अकेले वाले साइंस प्रोजेक्ट ने रेडिएशन के साथ मिलकर इस अजूबे को पैदा ना कर दिया हो। हालात को और भी ज्यादा खराब बनाते हुए वो क्रिएचर अभी भी वहीं खड़ी थी और लगातार उसे डैडी बुलाने की जिद कर रही थी। इतनी ज्यादा घबराहट के बावजूद एमसी सोचता है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही है तो शायद वो इसी बात का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलने का कोई रास्ता निकाल सकता है। लेकिन मानो उस छोटे से मॉन्स्टर ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। वो कहती है कि भाग जाना सच में एक बहुत ही शानदार आइडिया है और यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी है। और फिर अपना मुंह एक बहुत ही डरावने और खौफनाक तरीके से पूरा खोलते हुए वो अपने डैडी को घर वापस आने के लिए कहती है। ये भयानक नज़ारा देखकर हमारा छोटा सा एमसी डर के मारे जोर जोर से चीखने लगता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस क्रिएचर ने उसे दबोच लिया था और हमारा मेन कैरेक्टर निगल लिया गया। किसी अजीब से पोर्टल के अंदर गिरते हुए वो लड़का बस यही सोच रहा था कि किसी का खाना बनकर मरना इस दुनिया से विदा लेने का सबसे घटिया तरीका है। ठीक उसी पल उसके सामने एक सिस्टम विंडो चमकने लगती है, जो उस लड़के को एक सीक्रेट क्लास अनलॉक करने के लिए बधाई दे रही थी। उस क्लास का नाम था फियर गार्जियन। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा यार कि ये नाम सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। अगर इस क्लास की ताकत भी इस नाम जितनी ही कमाल की हुई तो हमारे छोटे से एमसी की लाइफ तो एकदम सेट हो जाएगी और शायद आखिरकार किस्मत उसका साथ दे ही दे। उस नोटिफिकेशन के ठीक बाद वो लड़का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है
धीरे धीरे उसे अपना खुद का हाथ दिखाई देने लगता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तो हमारे हीरो को एहसास होता है कि वो वहीं है, एकदम सही सलामत और जिंदा। खुशी से उछलते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और तुरंत उस जगह को पहचान लेता है। वो वापस अपने ही घर में आ चुका था। सामने टीवी पर एक न्यूज़ एंकर गुड मॉर्निंग कह रहा था और सबसे बड़ी बात, वो आज की तारीख बता रहा था, 30 जनवरी साल 2100। अगर और भी सटीक तरीके से कहूँ तो दोपहर के 4 बज रहे थे। ये खबर सुनते ही हमारे एमसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से पैराडाइज हेवन गेम के लॉन्च होने में अभी पूरे 5 घंटे बाकी हैं। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ एक ही था कि वो समय में पूरे 10 साल पीछे आ चुका है। अरे वाह भाई, ये तो सच में एक बहुत ही शानदार खबर थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। आखिरकार उस बेचारे लड़के को तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसके पास ऐसी कोई गजब की स्किल भी मौजूद है। वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी दुआएं कबूल हो गईं और अब से उसकी जिंदगी एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलने वाली है। कम से कम वो तो यही सोच रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसकी इस शांति को भंग करने वाला नहीं है। हाँ यार छोटे एमसी, मुझे तुम्हें ये बताते हुए सच में बहुत बुरा लग रहा है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। उस लड़के के होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि वही पहले वाली खौफनाक क्रिएचर ठीक उसके पीछे खड़ी है और उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो एक भूखे शेर जैसी भूख लेकर वहां आई है। उसी पल हमारा बेचारा छोटा सा एमसी डर के मारे सीधा फर्श पर गिर पड़ता है। बुरी तरह उसके मुंह से लार टपकने लगती है। वो छोटा सा मॉन्स्टर कहती है कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ एमसी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, पर वो क्रिएचर उसके और भी करीब आती है और उसे सूंघते हुए कहती है कि इस लड़के में से बिल्कुल डैडी जैसी महक आ रही है। ओह भाई, एमसी को तुरंत एहसास हो जाता है कि वही पुरानी वाली सिचुएशन फिर से दोहराई जा रही है। सारे इशारे इसी तरफ थे कि वो एक बार फिर से निगला जाने वाला है। पर यकीन मानो या ना मानो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे उस क्रिएचर की तरफ से बहुत सारा अजीब सा प्यार मिलने लगता है, जो असल में एक बहुत ही प्यार भरी चाटन की तरह था। फिर वो अजीब सी फिगर एमसी से पूछती है कि आज डिनर में क्या है, क्योंकि सुजुको को बहुत जोरों की भूख लगी है। पूरी तरह से लार में सना हुआ एमसी बस यही सोच रहा था कि इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है और उसके खाना और भूख कहने का क्या मतलब है। जैसे ही वो औरत उसे नीचे रखती है, वो लड़का वहां से भाग खड़ा होता है और कहता है कि वो अभी उसके खाने के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सा बनाकर लाता है। और कुछ ही पलों बाद वो फ्राइड चिकन से भरी बहुत सारी बाल्टियां लेकर वापस आ जाता है। सुजुको, जिसने अपनी जिंदगी में ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, बड़ी ही मासूमियत से पूछती है कि ये क्या है। अपने चेहरे पर एक अजीब सी और घबराई हुई मुस्कान लिए हमारा छोटा सा एमसी कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है, सुजुको के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अपने इस छोटे से स्नैक से खुश होकर वो उस लड़के पर अपना सारा खौफनाक प्यार लुटाने लगती है। अपने मुंह में खाना भरे हुए वो यहाँ तक कह देती है कि वो अपने डैडी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ करते हैं। हमारा छोटा एमसी बस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये पक्का कोई सपना ही होगा यार, इसके सच होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आखिर इसके कितने चांस हैं कि कोई इंसान समय में 10 साल पीछे जाए, और वो भी सिर्फ एक मॉन्स्टर का डैडी बनने के लिए। पर चलो, इस दावत की शुरुआत करने के लिए हमारी छोटी सी सुजुको उस फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा छक्कर देखती है। लेकिन जैसे ही वो लाजवाब स्वाद उसकी जीभ पर लगता है, भाई साहब, वो पूरी तरह से खुशी से पागल हो जाती है और देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड्स में वो सब कुछ छट कर जाती है। जब तक वो मज़े से अपना खाना खा रही थी, हमारा एमसी अपना सिस्टम चेक करता है, जिसमें उसकी नई जॉब दिखाई दे रही थी, फियर गार्जियन, या अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो एक मॉन्स्टर टेमर। उसका लेवल अभी एफ था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि एक नई क्लास मिलने के बाद भी उसकी शुरुआत इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इस पॉइंट पर आकर हमारा लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसने ये जॉब सुजुको की वजह से ही अवेकन की है, क्योंकि स्क्रीन साफ साफ कंफर्म कर रही थी कि वो एक करप्टेड जॉम्बी डीप मॉन्स्टर है और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा भूखी है। उसकी सबसे मेन स्किल है प्रीडेशन,
यानी शिकार करना। मतलब जब भी ये क्रिएचर किसी दूसरे मॉन्स्टर को खाती है तो पूरे 30% चांस हैं कि वो उस टारगेट की स्किल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सब पढ़कर तो हमारा आमिक पूरी तरह से सन्न रह जाता है। अपनी इस इनकम्प्लीट हालत में भी वो पहले से ही एक रैंक भी बॉस है। वो बस इमेजिन ही कर सकता है कि अगर किसी चमत्कार से वो कभी पूरी हो गई तो वो कितनी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक बन जाएगी। यही सब सोचते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि सुजुको को टेम करने के बाद क्या वो इसी तरह दूसरे खौफनाक बॉसेस को भी अपना पालतू बना सकता है। लेकिन अपने ख्यालों में खोया हुआ वो लड़का ये देख ही नहीं पाता कि सुजुको ठीक उसके पीछे आ खड़ी हुई है। और सिचुएशन को और भी ज़्यादा टेंशन वाला बनाने के लिए अचानक उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी सी वार्निंग पॉपअप होती है जो उसे बता रही थी कि वो मॉन्स्टर अब हंगर और रेज यानी भूख और गुस्से की हालत में जा चुकी है और इसका चार्ज परसेंटेज 50 पर पहुंच चुका था। अब हमारे छोटे एमसी को जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उस डरावनी वार्निंग के बावजूद सुजुको उतनी गुस्से में नहीं लग रही थी। वो बस एमसी को कसकर पकड़ लेती है और उसे प्यार से डैडी बुलाने लगती है। हाँ यार, सिस्टम खुद एक्सप्लेन करता है कि सुजुको के ट्रेड्स में से एक उसकी ये कभी खत्म ना होने वाली भूख है। वो अजीब सी छोटी बच्ची फिर से उसे चाटना शुरू कर देती है और उसे प्यार से वार्निंग देती है कि वो अभी भी बहुत भूखी है और पूछती है कि अब वो आगे क्या खाने वाली है। इस हालात को देखकर एमसी को समझ आ जाता है कि फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि वो किसी भी तरह बस उसे अच्छे मूड में रखे। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो बहुत ही शांत और सॉफ्ट आवाज़ में उसे समझाता है कि कभी कभी उसे थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। वो उसे तसल्ली देता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, क्योंकि बहुत जल्द उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो खाना चाहती है, और वो भी छक कर। हमारा एमसी ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक बहुत ही शानदार प्लान सेट हो चुका था। वो अब एक बहुत ही अच्छे और केयरिंग डैडी की तरह बर्ताव करने वाला है जो सुजुको की भूख मिटाएगा, और इसी बहाने वो कुछ खतरनाक डंजन्स को भी क्लियर कर लेगा। ये तो उसके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल होने वाला है। अपने डैडी से इतना सारा प्यार और अटेंशन पाकर हमारी प्यारी सुजुको बेहद खुश हो जाती है। एमसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही है। आखिरकार उसने बस प्यार से उसके सिर पर हाथ ही तो फेरा था, पर अपनी इस खुशी और पागलपन के बीच में वो छोटी बच्ची एक बार फिर से उसे बहुत ज़ोर से दबोच लेती है। लेकिन इस बार उसने इतने ज़ोर से जकड़ा था कि हमारा बेचारा एमसी बुरी तरह से कुचला जा रहा था, और वो अपनी प्यारी बेटी से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज़ उसे नीचे रख दे, वरना आज तो वो पक्का मारा जाएगा। अचानक से पीछे चल रहे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की अनाउंसमेंट होती है जो उन दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे ही वो न्यूज़ एंकर वो खबर बताने वाला होता है, तभी वो बुरी तरह से ग्लिच करने लगता है। ये सोचकर कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो लड़का भागकर सीधा खिड़की की तरफ जाता है और अपने ठीक सामने एक डंजियन को अपीयर होते हुए देखकर वो बुरी तरह से चिढ़ जाता है और शिकायत करने लगता है कि ये सब तो बहुत जल्दी हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना बड़ा बदकिस्मत हो, वो भी अपनी इस दूसरी जिंदगी में। बाहर की तरफ वो पूरा का पूरा शहर एक बहुत ही डरावनी और अंधेरी जगह में बदलने लगा था। ये भयानक जगह अब एक ब्लैक फॉरेस्ट डंजियन बनने वाली थी। और ज़रा सोचिए, हमारा छोटा सा एमसी ठीक इसके बीचों बीच फंसा हुआ है, और इन सारी मुसीबतों के ऊपर एक और मुसीबत। हर तरफ एक बहुत ही अजीब और खौफनाक सी एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगती है। उस भयानक एनर्जी के मैनिफेस्ट होते ही वो डरावना जंगल आखिरकार अपना असली रूप लेने लगता है। मानो हालात पहले से ही कम खराब थे। उस जंगल के साथ साथ वहाँ कई सारे बेहद ही अजीब और खौफनाक मॉन्स्टर्स भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि सुजुको का वहाँ होना ही उनके लिए काफ़ी नहीं था। ठीक उसी पल इस पूरी तबाही को ऑफिशियल करने के लिए एक सिस्टम विंडो हवा में पॉपअप होती है जो अनाउंस कर रही थी कि ब्लैक फॉरेस्ट डंजियन ने पूरी तरह से मैनिफेस्ट होना शुरू कर दिया है। अचानक एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने आ जाने पर, जो दिखने में बस एक बहुत बड़ी सी भयानक आंख की तरह था, हमारा छोटा एमसी डर के मारे बुरी तरह से पैनिक करने लगता है। पर मेरे दोस्त, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ठीक बगल में कोई ऐसा खड़ा है जो इस सिचुएशन को संभालने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कैपेबल है। ये देखकर कि वो भयानक मॉन्स्टर उसके प्यारे डैडी को परेशान कर रहा है, सुजुको गुस्से से पागल हो जाती है
और उस मॉन्स्टर को वहां से दफा हो जाने के लिए कहती है। ठीक उसके बाद एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन चमकती है, जो इस बात को कंफर्म कर रही थी कि एमसी अब उस विशाल आंख के जरिए किए गए पैरालिसिस वाले अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। अपने चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और पागलपन से भरी स्माइल लिए हमारी छोटी सी हीरोइन खुशी मनाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि उसने अपने डैडी को बचा लिया। पर दिक्कत बस इतनी सी थी कि एक बार फिर से उसे अपनी खुद की बेहिसाब ताकत का कोई अंदाजा नहीं था और एमसी को कसकर जकड़ने के साथ साथ वो उसे हवा में बुरी तरह से हिलाने डुलाने लगती है, जिसकी वजह से वो बेचारा लड़का अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीखने लगता है कि प्लीज उसे नीचे उतार दे। उसकी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए सुजुको आखिरकार रुक जाती है और बड़ी ही मासूमियत से पूछती है कि क्या खाना खाने का टाइम हो गया है। हमारा एमसी, जिसका सिर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था, उसे कहता है कि वो बहुत जल्दी कुछ बढ़िया सा बनाएगा और उससे थोड़ा सा सब्र रखने के लिए कहता है। अभी खाने के बारे में सोचने से पहले उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये समझना था कि आखिर थोड़ी देर पहले वो भयानक भूकंप जैसा झटका किस चीज़ का था। लेकिन अचानक जाने कहाँ से उसकी आंख में एक बहुत ही तेज और चुभने वाला दर्द उठता है, जो उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। उसी पल सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि एक अननोन मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया गया है और मानो मुश्किलें अभी कम थीं। सिस्टम बताता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कर्स यानी उस जंगल का श्राप एक्टिवेट हो चुका है, जिसने उस डंजियन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उन सभी भयानक अलर्ट स्क्रीन्स को देखकर हमारा एमसी बुरी तरह से घबरा जाता है और उसके इस रिएक्शन को देखकर बेचारी सुजुको भी अब थोड़ी परेशान होने लगी थी। पूरी तरह से कंफ्यूज होकर हमारा छोटा एमसी सोचने लगता है कि आखिर ये कर्स या श्राप वाली क्या नई मुसीबत आ गई, क्योंकि बदकिस्मती से ये सब उसके लिए भी एकदम नया ही था। और इस पूरे खौफ और टेंशन को कई गुना बढ़ाते हुए सिस्टम की एक और वार्निंग सामने आती है कि अगर अगले 72 घंटों के अंदर इस ब्लैक फॉरेस्ट डंजियन को क्लियर नहीं किया गया तो हमारा हीरो हमेशा हमेशा के लिए इसी डंजियन के अंदर कैद होकर रह जाएगा। मानो ये बुरी खबर काफ़ी नहीं थी कि अचानक से ज़मीन फाड़कर बहुत सारी डरावनी बेलें और लताएं बाहर निकलने लगती हैं। पलक झपकते ही वो भयानक बेलें उस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लेती हैं और हालात को और भी ज़्यादा बदतर बनाने के लिए उन बेलों के साथ साथ कुछ बेहद ही घिनौने और ख़तरनाक मॉन्स्टर्स भी वहां टपक पड़ते हैं। इस अचानक मचे बवाल और खौफनाक नज़ारे को देखकर हमारा एमसी बस यही सोच पाता है कि अब हालात सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसने मुश्किल से सुजुको वाली सिचुएशन को समझना शुरू ही किया था। एक बिल्कुल नई और विशाल मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, पर अपने डैडी की इस घबराहट और खौफ से पूरी तरह अनजान हमारी सुजुको पीछे मुड़ती है। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी इकलौती प्रायोरिटी पर था और वो थी उसकी भूख, जिसके लिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और फिर क्या था, वो एक बार फिर से अपने उसी अजीब और खौफनाक मोड में चली जाती है और मासूमियत से कहती है कि ये जो छोटे छोटे स्नैक्स अभी अभी यहाँ आए हैं, ये तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। एकदम सही कहा छोटी मॉन्स्टर, मुझे तो मॉन्स्टर्स को ये बताते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर तुमने पंगा लेने के लिए बिल्कुल ही गलत जगह और गलत इंसान को चुन लिया है। अपने सिर्फ एक ही जोरदार और अचूक वार से सुजुको पल भर में उन खतरनाक क्रिएचर्स में से कई हुओं का काम तमाम कर देती है। उसी वक्त एक और सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है, जो एमसी को ये खुशखबरी देती है कि इस एक्शन की वजह से उसे कुछ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसके तुरंत बाद सुजुको अपनी दावत उड़ाने के लिए उन पर टूट पड़ती है। आखिरकार वो सिर्फ उन्हें मारने के लिए तो वहां नहीं थी ना, उनमें से कुछ तो उसकी दोपहर की भूख मिटाने के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक थे। और इसी के साथ वो छोटा सा सिस्टम उसे बताता है कि सुजुको का हंगर लेवल एक बार फिर से भड़का गया है। हाँ यार, ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी भूख कुछ ऐसी है कि एक बार खाना शुरू किया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो जितना ज़्यादा खाती है, उसकी भूख उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है और अब वो पूरी तरह से पागलपन वाले मोड में आ चुकी थी। जो भी चीज़ उसकी नज़र के सामने आ रही थी, वो उसे बस निगलती जा रही थी। और तभी वो छोटा सिस्टम एक बार फिर से स्क्रीन पर चमकता है, पर इस बार वो अपने साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया था। सुजुको ने अभी अभी एक ट्री योकाई को निगला था और इसी के साथ उसने अगले 20 मिनट के लिए वाइल्ड कन्वर्जन नाम की एक कमाल की स्किल हासिल कर ली थी।
पर अगर सच कहूँ तो हमारी सुजुको को अपनी इस नई स्किल से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए जो चीज़ सच में मायने रखती थी वो थी अपनी इस शानदार दावत को जारी रखना और उन सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को अपने पेट के अंदर ठूंसना। जमीन पर एक और जोरदार मुक्का मारते हुए वो एक और मॉन्स्टर को हमेशा के लिए सुला देती है और साथ ही जोर से कहती है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। इस अजीब और खौफनाक नज़ारे को देखकर हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती अचानक से जल जाती है। कम से कम अब जाकर उसे ये बात समझ आ जाती है कि सुजुको दूसरे मॉन्स्टर्स को निगल कर अपनी इस भयानक भूख को मिटा सकती है। और फिर एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस लेते हुए सिस्टम आखिरकार ये कंफर्म कर देता है कि सुजुको का हंगर मीटर अब पूरी तरह से फुल हो चुका है। अब थोड़ा सा शांत होने के बाद अमिक ये सोचने लगता है कि उसे किसी भी तरह इस श्राप या कर्ज से निपटने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसे अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो इस ब्लैक फॉरेस्ट डंजियन को बहुत अच्छे से पहचानता है, जिसे असल में नारस नाम के शहर में अपीयर होना था। पर दिक्कत ये है कि उसकी यादों के हिसाब से इस वक्त उसे साकुराड़ा शहर में होना चाहिए था। इस बारे में थोड़ा और गहराई से सोचने के बाद वो लड़का सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच पाता है। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि सुजुको उसके साथ है और उसकी इसी बात को साबित करते हुए वो छोटी बच्ची मॉन्स्टर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने प्यारे डैडी को खाने के लिए ऑफर करती है। पर ज़ाहिरा तौर पर हमारा एमसी बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ उसे मना कर देता है, ताकि उस छोटी बच्ची का दिल ना टूटे और वो परेशान ना हो। इस प्यारे से सीन को देखते हुए एमसी के दिमाग में एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक थ्योरी आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डंजियन खुद को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ सुजुको को ख़त्म करने के लिए? इस पूरे खेल को समझते हुए उसे एहसास होता है कि क्योंकि ये डंजियन सुजुको का सीधे तौर पर सामना नहीं कर सकता, इसलिए ये कमबख्त डंजियन उसके मास्टर को अपना शिकार बना रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो खुद एमसी को। अब जाकर उसे सारी बातें समझ आने लगती हैं। यही वो वजह थी कि इस डंजियन ने इस सो कॉल्ड कर्स या श्राप का सहारा लिया और अब समय बहुत तेजी से बीत रहा था। वो लड़का अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है, क्योंकि उसके पास इस डंजियन को क्लियर करने या यहाँ से जान बचाकर भाग निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे का ही वक्त था। हताश होकर फर्श पर गिरते हुए वो पूरी तरह से निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि वो और सुजुको इस भयानक ब्लैक फॉरेस्ट का सामना कैसे करेंगे, जो असल में एक बहुत ही विशाल और ना खत्म होने वाली भूल भुलैया है। और इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा उलझाने के लिए उसका इस तरह ज़मीन पर गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि उसके ठीक नीचे मौजूद कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ अचानक से फर्श को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब जाकर हालात सच में बेकाबू हो चुके थे। उसके ठीक नीचे से दो भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी सी आंख दिखाई दे रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जासूस वहां बैठकर हमारे एमसी पर नजर रख रहा हो? इस अचानक आई मुसीबत को देखकर हमारी प्यारी सुजुको फुल ऑन बीस्ट मोड में आ जाती है और उसके चेहरे का गुस्सा बता रहा था कि वो सच में बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। अपने डैडी की जान बचाने के लिए वो बिना एक पल सोचे अपनी उस नई स्किल वाइल्ड कन्वर्जन को एक्टिवेट कर देती है। इस नई और खौफनाक ताकत के साथ उसका पूरा शरीर डरावनी बेलों के एक गुच्छे में बदल जाता है। खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हुए सुजुको को एहसास होता है कि उसकी ये नई स्किल सच में बहुत ज्यादा औसम है। छोटे एमसी को अपने करीब खींचते हुए वो प्यार से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और वो लड़का एक बड़ी सी राहत की सांस लेते हुए कहता है कि हाँ, वो एकदम ठीक है। यहाँ तक कि वो उसकी तारीफ भी करता है कि उसने बहुत ही शानदार काम किया है, क्योंकि एमसी को सच में अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस पूरे सीन को ध्यान से देखते हुए अमिक सोचने लगता है कि ये प्रीडेशन वाली स्किल सच में एक गेम चेंजर है। वो बस इमेजिन ही कर सकता है कि ये छोटी सी मॉन्स्टर कितनी ज़्यादा तबाही मचाएगी जब इसके पास ऐसी ढेरों खतरनाक एबिलिटीज़ आ जाएंगी। लेकिन उसके इन ख्यालों को बीच में ही काटते हुए उन मॉन्स्टर्स की बॉडी अचानक से तेज़ी से चमकने लगती है। उसी पल वो पूरी ताकत से सुजुको को चिल्लाकर कहता है कि वो सावधान रहे और उस तेज रोशनी से दूर हट जाए। पर ऐसा लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक बहुत ही भयंकर धमाका उनके आसपास की हर एक चीज़ को निगल लेता है। उस विशाल धमाके के बाद
नारुसे शहर में उस ब्लैक फॉरेस्ट को आए हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। भीड़ के बीचों बीच हम एक ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के को हीरो बनने की एक्टिंग करते हुए देखते हैं, जो हर किसी से कह रहा है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इन दुश्मनों की कमज़ोरी जानता है। थोड़ा करीब से देखने पर ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो कोई और नहीं, बल्कि वही जालिम लूका था। 10 साल अतीत में होने के बावजूद वो अभी भी अपनी उन्हीं पुरानी हरकतों पर उतरा हुआ है, जैसे वो यहाँ का सबसे बड़ा बॉस हो और हर किसी पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है। जब वो लोगों को ऑनर देने की कोशिश कर रहा था, तभी बहुत सारे आम लोग जान बचाने के लिए बुरी तरह से इधर उधर भागने लगते हैं। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि हालात सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्योंकि अब खुद लूका भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। इस बार जो मॉन्स्टर सामने आया था, वो तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का था। जाने कहाँ से एक बहुत ही विशाल रैंक टू क्रिएचर अचानक से वहां आ टपकता है। उसे देखकर बाकी के सारे लोग बुरी तरह से पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो बाकी सभी मॉन्स्टर्स से बिल्कुल ही अलग और खतरनाक है। ऊपर खड़े होकर लूका सभी को शांत होने के लिए कहता है और उन्हें तसल्ली देता है कि इस सिचुएशन को संभालने का एक रास्ता है। और इसी के साथ वो पागल लड़का उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, या फिर यूं कहूं कि वो उस मॉन्स्टर का नहीं, बल्कि किसी और का ध्यान अपनी तरफ खींच चाहता था। उसकी इस आवाज़ का जवाब देते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी और ताकतवर लड़की पूरी स्पीड से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है और एक सीधे और सटीक वार के साथ वो उस क्रिएचर पर एक बहुत ही जोरदार हमला करती है। धूल और धुएं के बीच से हमें एहसास होता है कि वो एक लड़की है और उसके हाथों में किसी तरह की एक रे गन है। यहाँ मौजूद ये शानदार हीरोइन और कोई नहीं बल्कि हायाशी मिकी है, जो एक रैंक एफ जूरिस्ट है। जैसे ही धूल थोड़ी छंटती है, वो हैरानी से सोचती है कि क्या वो सच में कोई रैंक 2 मॉन्स्टर था। ऐसा लग रहा था कि भले ही वो क्रिएचर बहुत ताकतवर था, पर मिकी के लिए वो बस किसी बच्चों के खेल जैसा आसान था। अपना ये दांव सही पड़ते देख लूका भीड़ से चिल्लाकर कहता है कि अगर वो सब उसके पीछे चलेंगे तो उनकी जीत पक्की है। अपने आसपास मिकी जैसी इतनी ताकतवर रक्षक को देखकर जाहिरा तौर पर हर कोई बिना सोचे समझे उसके ऑनर्डर्स को मानने वाला था। इस पूरे नज़ारे को देखकर मिकी मन ही मन सोचती है कि लूका में सच में लोगों को अपनी बातों में फंसाने और मनाने का एक गजब का टैलेंट है। भले ही उन दोनों की मुलाकात सिर्फ 2 दिन पहले ही क्यों ना हुई हो, वो दोनों आखिर कैसे मिले थे, ये दिखाने के लिए हम कहानी में थोड़ा सा पीछे उस वक्त में जाते हैं जब मिकी 2 खूंखार मॉन्स्टर्स के बीच घिरी हुई थी और पलक झपकते ही वो दोनों क्रिएचर्स मारे जाते हैं। हैरान होकर मिकी पूछती है कि वहाँ कौन है और उसने उसकी मदद क्यों की। और वहाँ जो शख्स सामने आता है वो कोई और नहीं बल्कि लूका था। बस वही वो पल था जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उसने मिकी को अपने साथ जुड़ने और इस डंजन को क्लियर करने के लिए इनवाइट किया और उसे समझाया कि उन दोनों के जैसे जॉब होल्डर्स की यहाँ बहुत ज़्यादा कीमत है। बात को ख़त्म करते हुए लूका खुद को एक बीटा टेस्टर बताता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर लोगों की जान बचाने वाली एक मसीहा बनना चाहती है। वापस से आज के वक्त में आते हैं। मिकी को इस बात पर बहुत ज़्यादा शक है कि इस तरह के घमंडी एटीट्यूड वाला लड़का कभी किसी का मसीहा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो ये भी नोटिस करती है कि भले ही ये डंजन रैंक एफ का है, पर यहाँ के मॉन्स्टर्स लगातार पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। इसी बीच शहर के किसी दूसरे हिस्से में हमारी सुजुको एक बहुत ही विशाल पेड़ पर चढ़कर ऐसे मजे कर रही है जैसे वो उसका कोई प्लेग्राउंड हो। उसके कंधे पर बैठे हुए एमसी कहता है कि उस लड़की ने अब बहुत मजे कर लिए हैं, पर सुजुको उससे बस थोड़ी और देर खेलने की जिद करने लगती है। इस पल वो लड़का सोचता है कि भले ही सुजुको ने उसकी जान बचाई हो, पर अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो एक ना एक दिन वो पक्का मारा जाएगा। अचानक से एमसी को कहीं दूर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो आवाज़ लूका की है। भले ही वो उस जालिम लूका की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था, पर उसे अच्छे से पता था कि 10 साल पहले वाला लूका सच में बहुत ताकतवर था। इसलिए उसके साथ मिलकर इस डंजन को क्लियर करना शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है। बिना किसी चेतावनी के एक बहुत ही जोरदार कंपन एमसी और सुजुको दोनों को बुरी तरह से डरा देता है। वो दोनों ही सोचने लगते हैं
कि आखिर क्या हो रहा है। पर तभी सुजुको नीचे की तरफ देखती है और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि बहुत सारा खाना खुद चलकर उसके पास आ रहा है। जी हाँ, मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड उस पेड़ पर उनके ठीक पीछे चढ़ना शुरू कर चुका था। सुजुको के अपने साथ होने के बावजूद मॉन्स्टर्स की उस भयानक भीड़ को देखकर हमारा एमसी अंदर से पूरी तरह सहम जाता है। लूका की टीम भी बुरी तरह से घबराने लगती है जब उन्हें ये एहसास होता है कि वो विशाल पेड़ अचानक से हिलने लगा है। हर किसी का ये खौफनाक रिएक्शन देखकर मिकी सोचती है कि ये ग्रुप तो कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ एक हल्की सी आवाज भी कर दे तो ये लोग एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। हालांकि लूका, जो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस था, वो समझ जाता है कि हालात सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो विशाल पेड़ एक बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से मुड़ने और टूटने लगा था। उस कमबख्त पेड़ को नीचे गिरते हुए देखकर वो ब्लॉन्ड लड़का बुरी तरह से बदहवास होकर मिकी का नाम जोर से पुकारता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भागने की वार्निंग मिलने के बावजूद वो बेचारी बस वहीं सुन्न होकर खड़ी रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और बस ऐसे ही मेरे दोस्त, वो लड़की उस भारी भरकम पेड़ के नीचे दबकर एकदम पापड़ बन गई। उस विशाल पेड़ के गिरने के साथ ही हर तरफ धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उड़ने लगता है। इसी धूल के बीच हमारा छोटा सा एमसी धीरे धीरे होश में आने लगता है। वो हैरान होकर सोच रहा था कि क्या वो अभी भी जिंदा है और जिस जगह पर वो गिरा है वो जगह इतनी ज्यादा सॉफ्ट क्यों है। और ठीक उसी पल मिकी इस अजीब सी सिचुएशन को देखकर उस लड़के से कहती है कि वो अभी के अभी हिलना बंद कर दे। ये देखकर कि वो कहाँ गिरा है, हमारा लड़का डर के मारे पसीने से भीगने लगता है। बदकिस्मती से ऐसा लग रहा था कि मिकी के अंदर मजाक करने के कोई भी मूड नहीं है। और भले ही वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, पर इस वक्त उस पर अपनी जान गंवाने का एक बहुत ही सीरियस खतरा मंडरा रहा था। पूरी तरह से घबराते हुए हमारा एमसी इस अजीब सी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था। गुस्से से आग बबूला होकर मिकी उससे पूछती है कि क्या उसी ने इस विशाल पेड़ को नीचे गिराया है, और यहाँ तक कि वो ताना मारते हुए ये भी कहती है कि इस लड़के में सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है। जाहिर सी बात है, अमिक इन सारी बातों से साफ मुकर जाता है और कहता है कि ये तो बस एक इत्तेफाक था। तभी जाने कहाँ से अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। और गेस करो, क्या वो हमारी सुजुको थी जो अपने डैडी को पुकारते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। अपने चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और खौफनाक सी स्माइल लिए वो क्रिएचर खुशी से झूम उठती है और कहती है कि आखिरकार उसने अपने डैडी को ढूंढ ही लिया। हमारा एमसी ये सब देखकर थोड़ा सा डरा हुआ तो है, पर अब धीरे धीरे उसे इन सब चीज़ों की आदत होने लगी है। लेकिन मिकी वो इंसान है जो पूरी तरह से सदमे में है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर वो लड़का बहुत खुश होता है और उसे प्यार से उसके नाम से बुलाता है। पर बेचारी मिकी, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, वो एमसी को पीछे हटने के लिए कहती है और उस मॉन्स्टर को उस पर छोड़ देने को कहती है। खुद को एक हीरो की तरह पेश करते हुए वो बड़ी ही बहादुरी से कहती है कि मसीहा कभी भी खतरे से भागते नहीं हैं और वो उस भयानक क्रिएचर से उसकी जान बचाएगी। एमसी ये सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। मेरी जान बचाएगी, वो भी सुजुको से? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। हमारा हीरो सिचुएशन को शांत करने की पूरी कोशिश करता है और सुजुको से कहता है कि सब कुछ ठीक है। पर दूसरी तरफ मिकी पहले ही उस क्रिएचर को लड़ाई के लिए चैलेंज कर चुकी है। उसी पल एमसी को एहसास हो जाता है कि उस लड़की ने गलती से सुजुको को उनका दुश्मन समझ लिया है। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि एमसी को उसे रोकने का थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिल पाया। बिजली की रफ्तार से वो लड़की पहले ही अपने टारगेट की तरफ तेजी से दौड़ चुकी थी। किसी कमजोर जगह की तलाश करते हुए मिकी हर तरफ तेजी से मूव करने लगती है। बुरी तरह से पैनिक करते हुए एमसी चिल्लाकर उसे सावधान रहने के लिए कहता है। आखिरकार मिकी को लगता है कि उसने सुजुको के कंधे पर एक बहुत ही कमजोर जगह ढूंढ निकाली है। पूरी तैयारी के साथ वो लड़की अपनी सेक्रेड मैजिक कैनन को एक्टिवेट करते हुए सीधे आगे की तरफ छलांग लगा देती है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐलान करती है कि उसका सिर्फ एक ही जोरदार वार इस क्रिएचर का नामोनिशान मिटाने के लिए काफी होगा। पर बदकिस्मती से उसका ये प्लान कुछ खास काम नहीं आया। सुजुको ने अपने एक ही हाथ से उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया
इसी बीच वो छोटी मॉन्स्टर, जो अब बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, वो अपने डैडी से पूछती है कि क्या वो उसके लिए परेशान हो रहे थे। पर वो लड़का घबराते हुए जवाब देता है कि वो उसके लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए परेशान हो रहा था। उस जगह की तरफ भागते हुए जहां मिकी गिरी थी, एमसी बस यही दुआ कर रहा था कि वो लड़की अभी भी जिंदा हो। वहां पहुंचने के बाद हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मिकी जमीन पर पड़ी हुई थी और पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त सुजुको उसके पास आती है और बहुत ही मासूमियत से पूछती है कि क्या वो इस बेहोश लड़की को खा सकती है। जाहिर सी बात है, एमसी तुरंत मना कर देता है और उसे समझाता है कि वो इंसानों को नहीं खा सकती। इसके अलावा उसे ये भी याद आता है कि ये लड़की लूका की टीम की एक ज्यूरिस्ट है, जिसका मतलब है कि वो एक अवेकन प्लेयर है। और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही शानदार प्लान आता है। अगर वो किसी भी तरह इस लड़की की जान बचा लेता है, पक्का उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगा। पर दिक्कत बस इतनी सी है कि अगर उन लोगों को सुजुको के बारे में पता चल गया, तो उसका ये पूरा का पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए एमसी सुजुको से एक फेवर मांगने का फैसला करता है। बहुत ही प्यार और नरमी से वो अपनी बेटी से कुछ देर के लिए कहीं छिप जाने के लिए कहता है। थोड़ी सी हैरान होते हुए वो क्रिएचर पूछती है कि ऐसा क्यों, और एमसी उसे जवाब देता है कि ऐसा इसलिए ताकि वो उसके लिए कुछ बहुत ही टेस्टी खाने की चीज़ें ढूंढ सके। और अगर हम फिर से ध्यान से देखें, तो वो रहस्यमयी आंख अभी भी वहीं हवा में तैर रही थी। उसे पूरी तरह से मनाने के लिए वो वादा करता है कि अगर वो बहुत ही अच्छे से छिप जाएगी, तो वो बाद में उसे खाने के लिए कुछ बहुत ही लाजवाब चीज़ देगा। ये सुनते ही वो तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और गायब होना शुरू कर देती है, और साथ ही वादा करती है कि वो बहुत अच्छे से छिपेगी। एमसी कहता है कि वो बिल्कुल यही चाहता है कि वो एक अच्छी बच्ची की तरह वहाँ उसका इंतज़ार करे। सुजुको के खुद को छिपाते ही हवा में तैर रही वो रहस्यमयी आंख भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। सिस्टम यहाँ तक कि अनाउंस भी कर देता है कि उस शराब का असर अब बहुत ही हद तक कम हो चुका है। ये सब देखकर उस लड़के को ये बात पूरी तरह से समझ आ जाती है कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुजुको ने खुद को छिपा लिया था। तो वो एक बिल्कुल नया प्लान बनाता है। सुजुको को छिपाकर रखना है, लूका को डंजियन के बॉस को ढूंढने देना है, और फिर सही मौका देखकर उसे हराने के लिए अपने इस क्रिएचर का इस्तेमाल करना है। अपनी इस स्ट्रैटेजी को एक पल के लिए साइड में रखते हुए हम देखते हैं कि मिकी को आखिरकार होश आ रहा है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, पर धीरे धीरे वो अपनी सुध-बुद्ध वापस पा रही है। अपने सिर में एक बहुत ही भयंकर दर्द महसूस करते हुए उस मलबे के बीच में उठकर बैठ जाती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। बहुत ही ज़्यादा खुश होने का नाटक करते हुए एमसी कहता है कि उसे होश में देखकर बहुत अच्छा लगा। उलझन में पड़ी हुई वो लड़की पूछती है कि वो मॉन्स्टर कहाँ गया। एकदम सीरियस और सच्चा चेहरा बनाते हुए वो लड़का कहता है कि उसी की वजह से वो मॉन्स्टर हार गया, और उसके बेहोश होने के ठीक बाद वो क्रिएचर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। वो लड़की ये सुनकर पूरी तरह से अवाक रह जाती है। वो सोच रही थी कि उसके कहने का क्या मतलब है कि उसकी वजह से, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसने कोई जोरदार हमला किया हो। जमीन से अपनी कैप उठाते हुए वो उसे पहनती है और कहती है कि उसकी यादें अभी थोड़ी धुंधली हैं। खैर, वो खड़ी होती है और कहती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और उन्हें कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। अंदर ही अंदर हमारा छोटा एमसी खुशी से नाच रहा था, क्योंकि उसका ये शानदार प्लान काम कर गया था। उसे अच्छे से पता है कि उन्हें कभी ना कभी तो सुजुको के बारे में पता चल ही जाएगा, पर अभी के लिए वो किसी भी तरह के रिस्क से बचने के लिए एक नकली नाम का इस्तेमाल करेगा। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसका नाम हायाशी मिकी है। हमारा छोटा एमसी भी बिल्कुल वैसा ही करता है, पर अपना असली नाम अमिक बताने की बजाय वो एक नकली नाम हायामा गाजन बता देता है। जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है, वो लड़का कहता है कि उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी बीच हमारी इनविजिबल सुजुको कुछ बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। वो क्रिएचर हैरान होकर सोचती है कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि उन दोनों के उस तरह हाथ मिलाने से उसे एक बहुत ही जानी पहचानी और अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। चुपके से हमारा एमसी सुजुको की तरफ मुड़ता है और फुसफुसाते हुए उससे कहता है
कि वो बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप उसके पीछे पीछे आए। वो उसे लालच देता है कि अगर वो एक अच्छी बच्ची की तरह उसकी बात मानेगी तो वो बाद में उसे एक बहुत ही स्पेशल और टेस्टी डेजर्ट ला कर देगा। अब भाई, खाने का नाम सुनते ही हमारी सुजुको भला कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो तुरंत इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद मिकी तेजी से भागना शुरू करती है और चिल्लाकर हायामागाजन से कहती है कि वो पीछे ना छूट जाए, और वहीं दूसरी तरफ हमारी सुजुको अपने उस इनविजिबल फॉर्म में चुपचाप उन दोनों के ठीक पीछे पीछे चलने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और वो सब एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। अंदर की तरफ टीम का लीडर लूका एक रिपोर्ट ले रहा था, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में है। टीम का एक मेंबर उसे बताता है कि टीम 3 और 4 को अभी तक मिकी का कोई सुराग नहीं मिला है। ये बात सुनकर लूका और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। घबराहट और गुस्से में पागल होकर वो बेवकूफ अपने बाकी साथियों पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढ कर लाएं। वो उन सबको ये बात एकदम साफ कर देता है कि अगर मिकी वहां नहीं होती तो अब तक उनकी पूरी की पूरी टीम का नामो निशान मिट चुका होता। उसके इस भयानक गुस्से को देखकर टीम के बाकी मेंबर्स बुरी तरह डर जाते हैं और उससे थोड़ा शांत होने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो उसे तसल्ली देते हैं कि वो लोग आज नहीं तो कल उसे ढूंढ ही निकालेंगे। लेकिन लूका किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि मिकी की स्किल्स कितनी ज़्यादा स्पेशल और अनमोल हैं, इसलिए अब वो बस यही दुआ कर रहा था कि वो लड़की जहाँ भी हो, बस एकदम सुरक्षित हो। और एकदम सही वक्त पर हमारी मिकी एक बहुत ही शानदार एंट्री मारती है और सबको बताती है कि अब उन्हें उसे और ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़की आगे बढ़ती है और लूका को ग्रीट करती है। उसे अपने सामने सही सलामत देखकर वो ब्लॉन्ड लड़का खुशी से पागल हो जाता है और एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेता है। अपनी बाहें फैलाकर वो उसका वापस स्वागत करता है और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र मनाता है कि वो एकदम सुरक्षित लौट आई। और ठीक उसी वक्त उसकी नज़र हमारे एमसी पर पड़ती है। वो बहुत ही हैरानी से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है, और यहाँ तक कि वो मजाक में ये भी पूछ लेता है कि क्या ये उसका छोटा भाई है। मिकी उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं, ये बस एक लड़का है जिसकी जान उसने रास्ते में बचाई थी। जब वो दोनों आपस में ये सब बातें कर रहे थे, हमारी सुजुको बस पीछे खड़ी होकर मज़े से हंस रही थी, क्योंकि सिर्फ उसका डैडी ही उसे देख सकता था। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर अचानक से उसका दिमाग घूम गया और उसने इस पूरी टीम को अपना स्नैक बनाने का फैसला कर लिया तो क्या होगा? हाँ यार, बाहर से सब कुछ जितना नॉर्मल लग रहा है, असल में ये सिचुएशन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और टेंशन वाली है। इसके बाद एमसी आगे बढ़कर उस ब्लॉन्ड लड़के को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम हायामागाजन बताता है। बिना बात को घुमाए वो लड़का सीधे सीधे पूछता है कि क्या वो उनके इस ग्रुप में शामिल हो सकता है, और लूका भी बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर देता है। भले ही ऊपर से उसने उसका स्वागत कर लिया था, पर अंदर ही अंदर लूका को उस नए लड़के का चेहरा कुछ ज्यादा ही अजीब और सस्पिशियस लग रहा था। कुछ शक होने पर वो ब्लॉन्ड लड़का एमसी की असली पहचान जानने के लिए अपनी एक एक्सक्लूसिव स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे ही सिस्टम अपना एनालिसिस शुरू करता है, हमारा लड़का बड़े ही मासूम और हेल्पफुल तरीके से पूछता है कि क्या वो किसी काम में उनकी मदद कर सकता है। ओह नो! ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गई है, क्योंकि लूका का एनालिसिस पूरी तरह से फेल हो जाता है। अपनी इस हैरानी को छिपाते हुए लूका एमसी के सिर पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि उसे इतना मोटिवेटेड देखकर बहुत अच्छा लगा और अब से वो उसे चीफ कहकर बुला सकता है। ठीक उसी पर लूका के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे बताता है कि उसकी क्वेरी फेल हो चुकी है और उस टारगेट की पहचान करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने इस नए चीफ को एक्सेप्ट कर लेता है, पर अंदर ही अंदर लूका गुस्से से उबल रहा था कि आखिर वो इस लड़के की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देख पा रहा है। अपनी हार न मानते हुए लूका एक बार फिर से कोशिश करता है। वो बार बार ट्राई करता है, पर हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही मिलता है। वो बाहर से खुद को एकदम कूल और नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से परेशान और घबराया हुआ था। ये पूरी की पूरी सिचुएशन
उसके लिए एकदम नई और बहुत ही अजीब थी। और हालात को और भी ज़्यादा बदतर बनाने के लिए उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पूरी तरह से ग्लिच करने लगती है, जो साफ साफ इस बात का इशारा था कि कुछ तो बहुत ही भयानक गड़बड़ है। डर के मारे पसीने से भीगा हुआ लूका बस यही सोच रहा था कि आखिर उसकी इतनी कमाल की स्किल बार बार फेल क्यों हो रही है। इस दुनिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो उसकी समझ से बाहर है। तभी अचानक वो घमंडी लड़का अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर हमारा एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। एक बहुत ही भयंकर और ना बर्दाश्त होने वाले सिरदर्द के साथ लूका बस वहीं पड़ा रहता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। बाप रे, ऐसा लगता है जैसे पूरी बाजी ही पलट गई है। उस जालिम ने बस एक पल के लिए सुजुको की एक झलक देख ली थी, और उस खौफनाक क्रिएचर ने उसे एक बहुत ही साफ और डरावना मैसेज दिया था कि जासूसी करना बंद कर दो। ये भयानक नज़ारा उस ब्लॉन्ड लड़के को अंदर तक डरा देता है, और वो खौफ के मारे बुरी तरह चीखने लगता है। इस पूरे सीन को देखकर वहाँ खड़ी पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस यही दिख रहा था कि उनका बॉस अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ा है। मिकी हैरानी से सोचती है कि आखिर इसे अचानक क्या हो गया, पर लूका अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। वो पूरी तरह से सदमे में था, क्योंकि सुजुको की वो डरावनी इमेज अब तक वहां से गायब हो चुकी थी। हमारा एमसी तुरंत सारी बात समझ जाता है कि ये सब सुजुको का ही किया धरा है, जो बाद में खुद भी ये बात मान लेती है कि उसने बस उस लड़के को थोड़ा सा डराया है। और तभी अचानक से एक बहुत ही कान फाड़ देने वाले धमाके की आवाज़ उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। बिना एक भी पल बर्बाद किए पूरी टीम के मेंबर्स बाहर की तरफ भागते हैं ताकि देख सकें कि आखिर हुआ क्या है। बाहर पहुंचते ही उनका सामना एक बहुत ही विशाल और भयानक धमाके से होता है। उस घने धुएं के बीच से लूका और बाकी लोगों को एहसास होता है कि पास वाली फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर इस धमाके की वजह क्या थी। उस तरफ आखिर चल क्या रहा है। उस धधकती हुई आग की तरफ इशारा करते हुए टीम का एक मेंबर डर के मारे जोर जोर से चीखने लगता है, क्योंकि उसे उन भयानक लपटों के बीच एक पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं, सुजुको एमसी से पूछती है कि क्या उन्हें यहाँ से भागना चाहिए, पर वो उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी डिटेक्शन स्किल्स अभी भी एक्टिव थीं। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो लड़का नोटिस करता है कि सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए और गुस्से में हैं, पर वो ये पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये सब हो किस वजह से रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि वो आग लगातार फैलती जा रही थी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ और भी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक होती जा रही थी।